बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, हमारी पहली खबर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को अल-कादर ट्रस्ट के ट्रस्टी के ओहदे से हटाने का ख़त तहरीर कर दिया गया है। अब यह ख़त किसकी तरफ से किसको लिखा गया है ये आपको बताएंगे। और क्या ये ख़त सिर्फ़ इमरान ख़ान को इस ओहदे से हटाने का लिखा गया है, क्योंकि जो अल-कादर ट्रस्ट है उसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की अहलिया बुशरा बीबी भी ट्रस्टी हैं। तो क्या बुशरा बीबी से मुतल्लिक़ भी इस किस्म का कोई ख़त तहरीर किया गया है, उसकी तफ़सीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को कैसे नाअहल किया गया, इस हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ दस्तावेज़ात हैं जिनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इन दोनों ख़बरों की तफ़सीलात पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जो चंद रोज़ पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आपने मनाज़र देखे कि अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच की जानिब से इमरान ख़ान को अल-कादर ट्रस्ट में जो नैब ने गिरफ़्तार किया था उन्हें फ़ौरी तौर पे अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। और फिर वहाँ पे कमरा अदालत में जो कुछ हुआ, जो 3 डिज़ायर या जो रिक्वेस्ट कह लें जज साहबान ने इमरान ख़ान साहब के सामने रखी कि हमारी ये ख्वाहिश है, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि एक तो आप की गिरफ़्तारी के बाद जो जलाओ गिराओ के वाक़यात हुए, जो एहतजाज हुआ, आप उसकी मज़म्मत करें। दूसरा, खान साहब से कहा गया कि जब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे, हमारी कस्टडी में आपको वहाँ पे ले जाया जाएगा फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ, तो आपने अपने कारकुनान को वहाँ पे नहीं बुलाना। और तीसरी बात खान साहब से कही गई कि आप मुज़ाकरात के दरवाज़े को ओपन करें, मुज़ाकरात के ऑप्शन के ऊपर जो है वो आप दीगर सियासी जमातों के साथ बैठें। तो खान साहब ने जज साहबान की कोई बात नहीं मानी, ना ही खान साहब ने जो एहतजाज जलाओ घिराव हुआ उसकी खान साहब ने मजम्मत की, ना ही मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने के हवाले से खान साहब ने कोई हामी भरी, और ना ही खान साहब ने यह कहा कि ठीक है मुझे आप रिहा कर रहे हैं और मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाऊँगा लेकिन अपने कारकुनान को कॉल नहीं दूंगा। खान साहब ने इस बात की भी यकीन दहानी नहीं कराई। आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जजेस को तो खान साहब ने इनकार किया कि उनकी गिरफ्तारी के बाद जो जलाओ घिराओ के जो वाक़यात हुए, जो इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात भी खान साहब ने नहीं मानी, इन वाक़यात की मजम्मत नहीं की। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने भी इमरान खान के सामने ये बात रखी कि आप बरमला जो है वो इन वाक़यात की मजम्मत करें। खान साहब ने वहाँ पर भी इन वाक़यात की मजम्मत नहीं की। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी मीडिया के ऊपर एक वीडियो क्लिप चल रहा था, उसमें भी साहब एजाज़ सैयद साहब बार बार उनसे पूछ रहे थे कि ये जो जलाओ घिराव हुआ आप इन वाक़यात की मजम्मत करते हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इन वाक़यात की मजम्मत नहीं की। अलबत्ता शाह साहब ने यह ज़रूर कहा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, कि जो हुकूमत के हथकंडे हैं, जो हुकूमत ने इक़दाम उठाए हैं, उनकी मैं मजम्मत करता हूँ। यानी जो लोग थे जिन्होंने कोर कमांडर के घर के ऊपर अटैक किया, जिन्होंने मियाँ वाली में पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस के ऊपर अटैक किया, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान की इमारत के ऊपर पेशावर में हमला किया, जिन्होंने GH के ऊपर अटैक किया, वहाँ पर तोड़फोड़ की, उन वाक़यात की, उन तोड़फोड़ करने वाले शरपसंदों की शाह महमूद कुरैशी साहब ने, खान साहब ने जो है बिल्कुल मजम्मत करने से इनकार कर दिया। लेकिन आज खान साहब ने यह किया है कि स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू खान साहब ने दिया। मैं उस इंटरव्यू की डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन खान साहब ने जजेस की बात नहीं मानी, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए, एक मीडिया चैनल को, गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए खान साहब ने अपनी गिरफ्तारी के बाद इन वाक़यात की मजम्मत कर दी है। चलें, देर से आए दुरुस्त आए, खान साहब ने मजम्मत कर दी। लेकिन क्या ये अच्छा होता कि जब अपने मुअज़्ज़ज़ जज साहबान आपसे कह रहे थे कि आप मजम्मत कर दें हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, तो मेरे ख्याल से वो भी बड़ा अच्छा होता कि आप अदालत में ठहर के इन वाक़यात की मजम्मत करके आते। लेकिन आपने वहाँ पर नहीं किया। लेकिन गैर मुल्की मीडिया के सामने दुनिया में एक अच्छा इमेज देने के लिए, देखें जी, मैं इस तरह के वाक़यात को इनकरेज नहीं करता, डिस्करेज करता हूँ, आपने फौरी तौर पे मजम्मती बयान जारी कर दी क्योंकि वहाँ पर आपकी मजबूरी थी। लेकिन जब अदालत में खड़े थे तो वहाँ पर भी मेरे ख्याल से जिस तरीके से अदालती प्रोसीडिंग को कंडक्ट किया गया और ख़ान साहब को कहा गया कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब एक मुलज़म आपके सामने खड़ा हो और जजेस जब उस मुलज़म से रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो मेरे ख्याल से अगर इस एंगल से भी देखा जाए तो खान साहब ने बिल्कुल ठीक किया। खान साहब को यही करना चाहिए, जब जजेस मुलज़म से रिक्वेस्ट करना शुरू कर दें तो फिर खान साहब ने ठीक किया। अब आ जाते हैं कि खान साहब को क्या अल-कादर ट्रस्ट के ट्रस्टी के ओहदे से हटाया जा सकता है, और जो ख़त लिखा गया वो किसने लिखा है और कहाँ से लिखा है। नाज़रीन, जो ट्रस्ट है जिसमें खान साहब, अल-कादर ट्रस्ट, जिसमें खान साहब कहते हैं कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं जिसमें लोगों को सीरत नबी पढ़ाई जाएगी, तो ये खान साहब का ख्वाब है अपना। लेकिन इस ट्रस्ट में ज़ाहिर सी बात है कि जो ट्रांजैक्शंस हुई, जो बरतानिया से कुछ 50 से 60 अरब की अमाउंट आई, वो कौमी ख़जाने में जाने के बजाय मलिक रियाज की जेब में चली गई। और उसकी मद में जो इल्ज़ाम है खान साहब पे कि उन्होंने अल-कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के लिए मलिक रियाज से जो है ये ज़मीन बाउंटी के तौर पे एक फ्रंट मैन के ज़रिए हासिल की। अब ये जो नाज़रीन ट्रस्ट है,
इस ट्रस्ट के हवाले से नाज़रीन आपको बता दें कि ये ट्रस्ट जो है ये, अब मैंने डिटेल कहाँ पे लिखी, हाँ ये डिटेल नाज़रीन मेरे सामने आई है। इस नाज़रीन तफसीलात के मुताबिक ये 1900 चैरिटी एक्ट जो है 1982 का, उसके तहत जो है इस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराया गया है पंजाब में। और इस ट्रस्ट की जो मियाद है वो 16 फरवरी 2023 को ख़त्म हो चुकी है और उस की मियाद में एक्सटेंशन के लिए, यानी मज़ीद उसमें तौसीक़ के लिए, जो इमरान खान साहब के फ्रंटमैन थे डॉक्टर अमजद रहमान, जिन्होंने ये ज़मीन हासिल करके ट्रस्ट को जो है वो डोनेट की थी, उन्होंने दरख्वास्त दे रखी है कि नई रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दे रखी है इस ट्रस्ट के लिए। क्योंकि और इसमें ना इशू ये हुआ था कि जब ये पहले इस ट्रस्ट को जो है वो रजिस्टर्ड करवाया गया था, ये चैरिटी एक्ट 1982 के तहत रजिस्टर्ड किया गया था। और जब ये 1982 के एक्ट के तहत ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ, उस वक्त के नया कानून जो है वो चैरिटी एक्ट 2020 जो है वो आ चुका था। लेकिन चूंकि उस वक्त रूल्स नहीं बने थे इस ट्रस्ट के, तो फिर पुराने 1982 के कानून के तहत इस ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कर लिया गया था। अब जो नई दरख्वास्त डॉक्टर अमजद रहमान साहब, इमरान खान साहब के जो फ्रंटमैन थे इस ज़मीन को ख़रीदने में, उनको डोनेट करने में, उन्होंने नई जो रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त दी है वो चैरिटी एक्ट 2020 के तहत दी गई है। अब इसमें नाज़रीन हुआ ये है कि जो पंजाब चैरिटी कमीशन है उनकी जानिब से ट्रस्ट की मियाद ख़त्म होने पर ख़त लिख दिया गया है। जो ट्रस्ट के जो बोर्ड्स हैं, यानी अल-कादिर ट्रस्ट का जो बोर्ड है, उसको ख़त लिखा गया है कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को इस ट्रस्ट के ट्रस्टी के ओहदों से हटाया जाए। और उसका जवाब ये पेश किया गया क्योंकि इनके खिलाफ मुकदमात हैं, बहुत सारे मुकदमात हैं, तो लिहाजा ऐसे जो लोग हैं जो क्लीन नहीं हैं, जिनके खिलाफ केसेस बने हुए हैं, उन्हें ट्रस्ट के ओहदों से हटाया जाए। और ज़रा नाज़रीन बताते हैं कि कानून के मुताबिक, प्रीमा फेशी कानून के मुताबिक, अगर जो बोर्ड है अल-कादिर ट्रस्ट का वो इमरान खान को और बुशरा बीबी को इस ट्रस्ट के ओहदे से नहीं हटाता, तो फिर उसका जवाब, उसकी वजूहात जो हैं वो अल-कादिर ट्रस्ट के बोर्ड को जो है वो पंजाब चैरिटी कमीशन को देना होंगी। और अगर कमीशन जो है उन वजूहात से मुतमिन हुआ तो फाबिहा, अगर मुतमिन ना हुआ तो फिर ट्रस्ट की जानिब से इमरान खान को और बुशरा बीबी को इस ट्रस्ट के ओहदों से, यानी ट्रस्टी के ओहदों से हटा दिया जाएगा और एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो मुकर्रर किया जाएगा, जिसका नाम जो है वो पंजाब चैरिटी कमीशन प्रपोज करेगा। हतमी मंजूरी जो है वो हुकूमत पंजाब उसकी देगी। तो ये नाज़रीन ये खबर आपके साथ के इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहब को इस ट्रस्ट के ओहदे से, यानी ट्रस्टी के ओहदे से हटाने का लेटर जो है वो अल-कादिर ट्रस्ट के बोर्ड को जो है पंजाब चैरिटी कमीशन की जानिब से तहरीर कर दिया गया है 16 मई 2023 के बाद। अब नवाज शरीफ को कैसे डिस्क्वालीफाई किया गया नाज़रीन, इस हवाले से नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि आज 14 मई है और 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था। और 90 दिन की बात जो बार बार लोग करते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है। तो नाज़रीन ये जो 90 दिन वाली बात है, इस पर अगर हम बात करें तो आइन का आर्टिकल 224 जो है वो 90 दिन में इलेक्शन करवाने की बात करता है। लेकिन नाज़रीन इलेक्शन का ये सिर्फ एक ही एक्ट नहीं है, आर्टिकल नहीं है आइन के अंदर। आइन के अंदर इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल इलेक्शन करवाने के हवाले से 218 भी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि साफ शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की आइनी जिम्मेदारी है। और इसमें आर्टिकल 219 भी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियाँ कि इलेक्टोरल रोल कौन बनाया गया, इलेक्शन कमीशन को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो सेनेट का इलेक्शन है वो भी इलेक्शन कमीशन ने करवाना है, जो सदर का इलेक्शन है वो भी इलेक्शन कमीशन ने करवाना है। तो आर्टिकल 219 में इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियाँ बयान की गई हैं। और जो आइन का आर्टिकल 220 है उसमें ये लिखा गया है कि तमाम रियासती इदारे इलेक्शन को मुनक्किद करने में इलेक्शन कमीशन की मामलत करेंगे। इसी तरीके से इलेक्शन के हवाले से आर्टिकल 222 भी है, 224 भी है। अब ये जो लोग 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराने के आर्टिकल 224 का हवाला देते हैं, अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाता है, मिसाल एक आप नाज़रीन के सामने रख रहा हूँ कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाता है और वो इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होता, उस इलेक्शन का एक माहौल नहीं बनता, नहीं इलेक्शन होने से पहले एक माहौल भी चाहिए होता है, एक फ्रेमवर्क भी चाहिए होता है, रूल्स अपना वो एक फवाद चौधरी साहब भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि रूल्स ऑफ गेम भी चाहिए होते हैं, एक एनवायरनमेंट भी होता है। अगर वो एनवायरनमेंट ना हो, रूल्स ऑफ गेम ना हो, फ्रेमवर्क ना हो, तो फिर 90 दिन के इलेक्शन करवा के अगर वो इलेक्शन साफ शफाफ ना हो तो फिर एक आइनी तकाजे को पूरा करने के लिए क्या दूसरे आइनी तकाजे की वायलेशन की जा सकती है? 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं और वो साफ शफाफ ना हो, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ना आर्टिकल 218 के तहत, तो फिर वो इलेक्शन कौन मानेगा? तो ये इनके दरमियान एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक कंसोनेंस होना चाहिए, एक कोहेजन होनी चाहिए तमाम आर्टिकल के दरमियान। अभी मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आप देखें कि नवाज शरीफ को जब पनामा के केस में डिस्क्वालीफाई किया गया, यानी मेरा कहने का मकसद भी है, अब मैं जो डिटेल बयान करने जा रहा हूँ, कि किसी भी आइन के आर्टिकल को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। अब आइसोलेशन में जब आपने नहीं पढ़ना
तो फिर आर्टिकल 90 दिन के इलेक्शन करवाने की बात तो ख़त्म हो जाती है। आर्टिकल क्लियर है 90 दिन का, लेकिन क्या साफ शफाफ इलेक्शन हो पाएगा, ये आपको समझा रहा हूँ कि तमाम आर्टिकल एक साथ ज्वाइंट करके पढ़ने चाहिए आपको इलेक्शन के हवाले से। अब यहाँ पे आर्टिकल 224 को सिंगल करके पढ़ा जा रहा है कि नहीं जी, आर्टिकल 224 बड़ा क्लियर है, इसमें आप 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। अब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना था, तो उसमें नाज़रीन इलेक्शन एक्ट का आर्टिकल 200, नवाज शरीफ को जब पनामा केस में डिस्क्वालीफाई किया गया, उसमें नाज़रीन आप देखें कि उसमें क्या हुआ था, किस तरीके से आर्टिकल को मिला के जोड़ के नवाज शरीफ को जो है डिस्क्वालीफाई किया गया था। नाज़रीन, जब ख्वाजा हारिस साहब ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तो वो बेटे की तनख्वाह के लिए नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस का फैसला महफूज कर लिया तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाली गई। अब ब्लैक लॉ डिक्शनरी के हवाले से अदालत ने क्या लिखा अपने तहरीरी फैसले में, जो कि 28 मई 2018 को जारी किया गया था, 17 को जारी किया गया था, ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द वर्ल्ड एसेट हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1976, यानी जो एसेट यानी असासे का लफ्ज़ है उसकी डेफिनेशन जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी जो सियासी जमातों से मुतल्लिक कानून है उसमें उसकी डेफिनेशन नहीं दी गई। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच ये कह रहा है, जिसमें इजाज़ अफजल साहब थे, जिसमें अजमत शेख साहब थे, जिसमें इजाजुल हसन साहब थे, देयरफॉर इट्स ऑर्डिनरी मीनिंग हैज़ टू बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस केस। द वर्ड एसेस डिफाइंड इन ब्लैक लॉ डिक्शनरी मीन्स एंड कंटम्पलेट्स एज एसेट कैन बी, यानी ऐसा असासा कैन भी हो सकता है समथिंग फिजिकल सच एज ए कैश, आपके पास कैश मौजूद हो, आपके पास कोई मशीनरी हो, इन्वेंट्री हो, लैंड हो एंड बिल्डिंग हो, एन इनफोर्सेबल क्लेम अगेंस्ट अदर, यानी आपने किसी से कोई पैसे लेने हो, सच एज अकाउंट्स रिसीवेबल, राइट्स सच एज ए कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, etc as assumption such as goodwill. The definition of the word receivable as used in the above mentioned definition as given in the Black Law Dictionary is also relevant, which means and contemplates any collectible whether or not it is currently due। यानी इसमें कह दिया गया कि जो रिसीवेबल थे वो भी असासा बनते थे, और उस असासे के ऊपर जो पैसे नवाज शरीफ ने लेने थे अपने बेटे से नहीं लिए, नवाज शरीफ को आर्टिकल 62 के तहत नाअहल कर दिया गया। आजकल सलमान अकरम रज़ा साहब आपको इमरान खान साहब के मुख्तलिफ केसेस में वकील नज़र आते थे। जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया और नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, ये सलमान अकरम रज़ा साहब के अल्फाज थे जो मेरा उनके साथ मुकालमा हुआ। सलमान साहब ने कहा था कि अगर इस डेफिनेशन को मान लें, इस एसेट की तारीफ को मान लें, तो फिर आपने इमरान साहब आपने किसी को उधार दे रखा है लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, और वो आपके पैसे मर गए हैं, आपको पैसे वापस नहीं मिल रहे, और आपने नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए, आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो जिसने आपके पैसे देने हैं वो बंदा आपके खिलाफ आपके नॉमिनेशन पेपर के ऊपर ऑब्जेक्ट कर सकता है कि इसने नॉमिनेशन पेपर में मैंने इसका 1 लाख रुपया या 5 लाख या 10 लाख देने हैं, मैंने देने नहीं हैं, लेकिन देने हैं, मैंने वैसे इन्होंने मुझे दे रखा है लेकिन मैं इसको देने वाला नहीं, लेकिन उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में क्योंकि डिक्लेयर नहीं किया तो लिहाजा इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि कि फिर ये लीगल कंडीशन बन जाएगी, और लीगल कंडीशन सलमान अकरम राजा ने कहा कि बन गई है। तो ये ब्लैक लॉ डिक्शनरी में किस तरीके से जो है एक तारीफ निकाल के नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया। एक तो डॉक्यूमेंट अदालती फैसले का आपके सामने ये रखना था। अब जो अगली चीज़ नाज़रीन आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो है नाज़रीन, ये मैं निकाल लूँ कि जब नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से फारिग किया गया तो कितने आर्टिकल को साथ मिलाया गया। यानी यहाँ पर जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना था, कुछ मिल नहीं रहा था, तो ब्लैक लॉ डिक्शनरी का सहारा लिया गया। अब पार्टी सदारत से जब नवाज शरीफ को हटाना था, वजारत उस्मा से हटाने के बाद, तो कितने आर्टिकल मिलाए गए, ये नाज़रीन आप पढ़ लें, पढ़ लेनी मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, ये फैसला देयरफॉर फॉर द डिटेल्स रीजन टू बी रिकॉर्डेड लेटर द कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन आर अलाउड, यानी नवाज शरीफ के खिलाफ जो पार्टी सदारत से हटाने की जो पिटिशन थी उसे अलाउ किया गया। और आगे नाज़रीन ये लिखा गया, किधर चला गया हूँ मैं, हाँ, अलाउड इट इज़ हेल्ड एंड डिक्लेयर्ड दैट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 203 एंड 2032 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017, यानी जो पार्टी का सदर मुंतखब करने से मुतल्लिक इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 203 232 हैं, आर लायबल टू बी रीड, यानी इसे पढ़ा जाए, कंस्ट्रूड एंड इंटरप्रिटेड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 62, 63 एंड 63A, यानी इन 3 आर्टिकल के साथ 62, 63 और 63A के साथ जो पार्टी के किसी सदर को बनाने के आर्टिकल हैं इलेक्शन एक्ट 2017 के 202, 203, 232, उनके साथ मिला के पढ़ा जाए। आगे नाज़रीन
इस फैसले में मज़ीद भी कुछ लिखा गया, वो मैं पता नहीं कहाँ भूल आया हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट तो लिया था। अच्छा, मैं उसको निकालता हूँ नाज़रीन, कोई ज़्यादा देर नहीं लगती, मैंने सामने रखा हुआ है। यानी ये उन्होंने पहले हवाला दिया, फिर आगे चल के फैसले में क्या कहा गया। इस बेंच में नाज़रीन जस्टिस साकिब निसार साहब शामिल थे, उमरता बंदयाल साहब शामिल थे और जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब शामिल थे। अच्छा जी, ये यहाँ पे ये और आगे लिखा गया, एज ए consequence it is declared that any person who suffer from the lack of qualification under article 62 or disqualification under article 63 of constitution is debarred from the holding of the position of the party head। यानी वो पार्टी हेड नहीं बन सकता by the whatever name called or prohibited फ्राम एक्सरसाइज एनी ऑफ पावर प्रोवाइडेड आर्टिकल 63। यानी जो भी आप पार्टी सदर का नाम रख लें वो पार्टी सदर नहीं बन सकता। तो यानी नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करने के लिए कितने आर्टिकल का हवाला लिया गया, सहारा लिया गया, आर्टिकल 62, 63, 63। हालांकि इलेक्शन एक्ट के 2000 के सेक्शन 203 और 232 के तहत नवाज शरीफ पर पार्टी का सदर बनने के ऊपर किसी किस्म का बार नहीं था, किसी किस्म की रुकावट नहीं थी, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत सारे आर्टिकल को मिला के की गई। तो जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करना हो तब तो आप तमाम आर्टिकल जो है वो मिला लिए जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का मामला हो जिसमें इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी इलेक्शन करवाना, तो वहाँ पे आर्टिकल के मिला के नहीं पड़ जाते। अब ये जो मामला है नाज़रीन, अपना हमजा शहबाज को पार्टी सदारत से अपना पंजाब की वजारत आला से कैसे हटाया गया ये भी आपके सामने रख देते हैं। मैंने उसका जिक्र नहीं किया, तो ये भी आप सुन लें नाज़रीन, क्योंकि ये भी बड़ा अहम फैसला है। ये नाज़रीन सुने कि 63 की तशरीह करने के लिए अदालत ने कितने आर्टिकल एक साथ मिलाए थे। The first question referred by the president relate to the proper approach to be taken to the interpretation and application of the article 63 of the constitution। In our view this provision cannot be read and applied in isolation। यानी इस आर्टिकल को आइसोलेशन में यानी अलहदगी में ना पढ़ा जा सकता है ना इसका इतलाक किया जा सकता है। आगे सुने नाज़रीन, फैसला आपको सुना रहा हूँ। It follows that the article 63 must be interpreted in a purposive and the robust manner। यानी एक बामकसद अंदाज से इसकी तशरीह होनी चाहिए आर्टिकल 63A की। तो फिर आर्टिकल 224 की जो कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने से मुतल्लिक है, उसकी बामकसद जो है वो तशरीह क्यों नहीं हो सकती। आगे देख लें नाज़रीन, इसमें यह कहा गया है कि विच अकॉर्ड विद द स्पिरिट एंड द इंटेंट, यानी ऐसी तशरीह हो जो कि इस आर्टिकल के स्पिरिट और इंटेंट के मुताबिक हो। आइडली द आर्टिकल शुड नॉट बी रीड टू बी इन्वोक एट ऑल इट्स मेयर एग्जिस्टेंस। आप ब्रॉडिंग, मैं असल चीज़ पे आ जाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आर्टिकल 63A शुड देयरफॉर बी गिवन द इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन एज अकॉर्ड and is aligned in closely as possible to the ideal situation। The pith and substance of the article 63A is the enforce of the fundamental right of the political parties under article 17। यानी आर्टिकल 17 का जो जिक्र किया गया कि सियासी जमातों के हकूक़ होते हैं, आपने अगर आर्टिकल 63A को अप्लाई करना है तो आर्टिकल 63A को आप अकेला सिंगल करके अलूफ करके नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आर्टिकल 17 के साथ पढ़ेंगे। यानी जब नवाज शरीफ का मामला हो, हफ्जा का मामला हो, इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन का मामला हो, तब तो तमाम आर्टिकल ज्वाइंट हो जाते हैं, लेकिन जब सिर्फ इमरान खान साहब का मामला हो, उनकी ज़िद हो कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवाए जाएँ, उनकी सियासी हिकमत अमली हो और सियासी हिकमत अमली के लिए वो दोनों असम्बलियाँ तहलील भी कर दें, तो तब सिर्फ एक ही आर्टिकल पढ़ा जाता है। तो मेरे ख्याल से जो चीज़ आप नाज़रीन के सामने हमने रखी है, मैं उसे समझाने में ज़रूर कामयाब हुआ हूँगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।